गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर अर्थ का एक न्यू लेक्चर लेके आए। इससे प्रीवियस जो 3 लेक्चर थे उनमें हम लोग डिस्कशन किसका कर रहे थे, पहले तो वो याद होना चाहिए। जैसे कि हमने फैराडे का एक अनुप्रयोग किया और उसके आधार पर चुंबकीय पदार्थों को हमने 3 भागों में विभाजित किया था। पहला भाग था आपके पास अनुचुंबकीय पदार्थ, लोहे चुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो हम प्रतिचुंबक तो पढ़ चुके हैं, अनुचुंबक तो पढ़ चुके हैं। आज क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? लोहे चुंबकीय पदार्थ को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए लोहे चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, एक छोटी सी बात समझा देता हूँ कि अनुचुंबकीय पदार्थ और लोहे चुंबकीय पदार्थों में जो गुण होते हैं वो लगभग समान होते हैं। बस फर्क इतना होता है कि अनुचुंबकीय पदार्थों में वो गुण कम संख्या में होते हैं, जबकि लोहे चुंबकीय पदार्थों में वही गुण ज्यादा मान के होते हैं या ज्यादा संख्या में होते हैं, ऐसा बोल सकते हो। अब देखिए आपके पास लोहे चुंबकत्व को कैसे परिभाषित किया गया है कि मान लीजिए आपके पास एक असमान तीव्रता वाला कोई चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये मैंने एक असमान तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 2 बिंदु मान लिए। ये आपके पास अधिक तीव्रता का बिंदु है और ये कम तीव्रता का बिंदु है। और ये चुंबकीय क्षेत्र कैसा है बेटा? असमान चुंबकीय क्षेत्र है सर। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये असमान चुंबकीय क्षेत्र हम कैसे बनाएंगे? तो इसका तरीका मैंने पहले भी बनाया है। अगर चुंबकीय बल रेखाएं इस प्रकार से हैं तो ये क्या बोला जाएगा? असमान। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता अधिक है और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है बेटा? कम है। तो ये असमान चुंबकीय क्षेत्र वाला आपके पास एक मान है। इसमें हमने क्या किया बेटा? एक पदार्थ रखा और जैसे हमने इस पदार्थ को रखा तो हमने ये ऑब्जर्व किया, हमने ये देखा कि ये जो पदार्थ है वो कम तीव्रता से अधिक तीव्रता की ओर तेजी से जाता है। तेजी से क्या आता है? जाता है या तेजी से विस्थापित होता है। तो इसमें भी वही गुण है जो गुण अनुचुंबकीय पदार्थों में पाया जा रहा था। बस फर्क इतना है कि अनुचुंबकीय पदार्थ कम विस्थापित होते हैं या धीमे विस्थापित होते हैं। कहां से कहां? कम तीव्रता से अधिक तीव्रता की ओर आपके पास। तो परिभाषा में बस इतना ही परिवर्तन आएगा कि वे पदार्थ, ये कोई पदार्थ है तो मैंने बोल दिया वे पदार्थ जिनको असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर तेजी से विस्थापित होते हैं, या ऐसे बोला जाए वो इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। तो ऐसे पदार्थों को क्या नाम दिया जाता है बेटा? लोहे चुंबकीय पदार्थ नाम दिया जाता है। अब परिभाषा देखिए, लोहे चुंबकीय पदार्थ की परिभाषा ये है, ऐसे पदार्थ जो असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कम तीव्रता से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर शीघ्रता से विस्थापित होते हैं या तेजी से विस्थापित होते हैं, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं, लोहे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे आयरन, कोबाल्ट, निकल, Fe3O4 जिसको क्या बोलते हैं बेटा? मैग्नेटाइट। और ये मूल रूप से 4 ही पदार्थ आपके पास ऐसे होते हैं जिनमें यह गुण पाया जाता है। अब इसका मतलब ये है कि इस गुण की कुछ अलग विशेषता होगी अनुचुंबकीय पदार्थ से, थोड़ी सी अलग होगी। तो वो अलग विशेषता क्या है उसको हमें स्टडी करना है। ध्यान दे बेटा यहाँ पे आप लोग, ये तो इसकी परिभाषा हुई। अगर आपसे बोला जाए कि लोहे चुंबकत्व की व्याख्या करो तो हम क्या बोलेंगे? लोहे चुंबकत्व का गुण उन पदार्थों में पाया जाता है जिसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहला गुण तो यही हो गया कि ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जहां होंगे वहां पाया जाएगा। अयुग्मित का मतलब है, मान लीजिए ये कोई परमाणु है, ये इसका नाभिक हुआ और ये इसकी क्या हुई? कक्षा। इस कक्षा में जो ये इलेक्ट्रॉन होगा ये युग्म के रूप में नहीं होगा, जोड़ों के रूप में नहीं होगा, अकेला होगा मेरी तरह, बिल्कुल ठीक है। तो ये अकेला है आपके पास। अब ये जो अकेला है तो इस अकेले के घूमने के कारण अब ये कितने तरीके से घूम सकता है? 2 तरीके से घूम सकता है। एक तो इस प्रकार से वर्ताकार पथ पे घूम सकता है और दूसरा अपने अक्ष पर चक्रण कर सकता है। और इन दोनों ही गति के कारण इसके ऊपर एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण अर्थात कैपिटल M उत्पन्न होता है। तो हमने बोला इसका कुछ चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M होगा आपके पास। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर कोई लोहे चुंबकीय पदार्थ है तो उसके प्रत्येक परमाणु का क्या होता है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आपके पास होता है। ठीक है।
अब होगा क्या, आप एक पदार्थ लोगे और देखा गया कि इसके अंदर क्या होता है बेटा, इन प्रत्येक परमाणु का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है इनका एक क्षेत्र होता है। क्षेत्र का मतलब जैसे बात करता हूं कि क्लासरूम होता है, क्लासरूम में अगर मान लो 20 बच्चे हैं तो जरूर इसके अंदर 5 बच्चों के 4 ग्रुप तो होंगे ही होंगे जिनकी आपस में बहुत बनती है। तो उन 5 बच्चों के गुण दूसरे 5 बच्चों के गुण के समान भी हो सकते हैं और विपरीत भी हो सकते हैं। यही बात इसमें देखी गई। मान लीजिए ये कोई लोहे चुंबकीय पदार्थ है और लोहे चुंबकीय पदार्थ के जो परमाणु है, कौन है बेटा, परमाणु, उसके जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्षेत्रीय रूप से होते हैं। अर्थात इस क्षेत्र में जितने भी चुंबकीय आघूर्ण के अणु होंगे वो सब एक ही दिशा में होंगे। अगले क्षेत्र में जो होंगे वो कुछ अलग दिशा में होंगे, इससे अगले वाले में कुछ विपरीत दिशा में होंगे और इससे अगले वाले में कुछ क्या होंगे बेटा, विपरीत दिशा में होंगे। अर्थात मैं ये बोल सकता हूं कि ये कोई लोहे चुंबकीय पदार्थ है और उसमें क्षेत्र विशेष के अंदर आपके पास जो चुंबकीय आघूर्ण है उसकी दिशा फिक्स है। जैसे इस क्षेत्र विशेष के अंदर चुंबकीय आघूर्ण इसी दिशा में जा रहा है, जबकि इस क्षेत्र विशेष में चुंबकीय आघूर्ण इस दिशा में जा रहा है। तो देखिए इस क्षेत्र विशेष का चुंबकीय आघूर्ण इस क्षेत्र विशेष के चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देगा, निरस्त कर देगा। तो हम बोलेंगे इसका टोटल चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M कितना निकल के आएगा, 0। यही कारण है कि हर लोहे पदार्थ चुंबक के भांति व्यवहार नहीं कर सकता। परंतु आपको ये चीज पता है कि अगर किसी लोहे चुंबकीय पदार्थ को बहुत प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो वो कुछ समय के लिए या कई बार परमानेंटली क्या बन जाती है, चुंबक बन जाती है। तो वो गुण केवल इसी के कारण आता है। अब ये ऐसा क्यों बना, ये उस पदार्थ के अंदर होने वाली अन्योन क्रिया है, उस पदार्थ की स्ट्रक्चर की वजह से ऐसा हुआ, वो हमें नहीं जानना। बस हम तो ये बोलेंगे कि इसमें जो चुंबकीय आघूर्ण होते हैं वो क्षेत्र विशेष के अनुसार आपके पास उत्पन्न होते हैं। अब होगा क्या, जैसे ही इसको आप एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे, मान लीजिए मैंने इसको इस चुंबकीय क्षेत्र में रखा, ठीक है, जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो जो इसकी दिशा में है, जो चुंबकीय आघूर्ण इसकी दिशा में है उनके मान में तो वृद्धि हो जाएगी, मतलब कि ये तो बढ़ जाएंगे ऐसे, और जो जबकि इसके विपरीत है उनके मान में क्या हो जाएगी बेटा, कमी। ये देखो ऊपर वाला ये हिस्सा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है तो ये बढ़ गया, ये इसके विपरीत है तो इसमें कमी आ गई है। वैसे ये इसके दिशा में नहीं था, कुछ एंगल पे था तो ये इस प्रकार से रह गए, ये इस प्रकार से हो गए। अर्थात जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का क्षेत्र विशेष बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होता है उसकी तो क्षेत्र के मान में क्या हो जाती है, वृद्धि, और बाकियों के क्षेत्र के मान में क्या हो जाती है, कमी। अब इसी के कारण इसका जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है पूरे पदार्थ का वो अब नॉन जीरो हो जाएगा। अर्थात यहाँ जो 0 के बराबर था अब वो 0 के बराबर नहीं होगा, कुछ मान होगा। इसी कुछ मान की वजह से जो आपके पास पदार्थ है वो कुछ देर के लिए चुंबक के भांति व्यवहार कर पाता है। जैसे उदाहरण देता हूं मैं, आप स्टेपलर की ऑयल पिन लेना, एक सिंगल ऑयल पिन, ठीक है, और उस ऑयल पिन को थोड़ी देर चुंबक के साथ चिपका कर रखना और उसके बाद उस ऑयल पिन को हटाना और किसी लोहे की चीज के पास लेके जाना तो वो ऑयल पिन उस लोहे की वस्तु के साथ चिपक जाएगी। क्यों, कुछ देर के लिए उस ऑयल पिन ने उस चुंबक से जो चुंबकीय गुण है वो उधार ले लिए, कुछ देर के लिए, परमानेंटली नहीं आए उसके अंदर। अब जब तक उसमें वो गुण रहेंगे वो उस लोहे के पदार्थ से चिपकी रहेगी, जैसे ही वो गुण खत्म होंगे वो ऑयल पिन नीचे गिर जाएगी। ये तो ये वाला केस हुआ कि अस्थायी चुंबक तो ये ग्रहण कर लेगा पदार्थ, परंतु ये जो आप चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हो ये बहुत प्रबल हो, इतना प्रबल हो कि ये सारे के सारे उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही आ जाए। अर्थात अब ये पदार्थ इस प्रकार से दिखने लगे आपको, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो इसका अपोज कर सके, इसके विपरीत हो। तो हम बोलेंगे अभी भी ये नॉन जीरो है, बट अब ये क्या बन गई, एक स्थायी चुंबक बन गई। ऐसा तब होगा जब ये पदार्थ किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा। तो ये एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है तो ये क्या बन जाता है बेटा, एक स्थायी चुंबक बन जाता है आपके पास। तो ये चुंबकत्व की क्या है,
व्याख्या है। चुंबकत्व की व्याख्या में क्या बताना है लोहे चुंबकत्व की व्याख्या में कि ये गुण उन पदार्थों में पाया जाता है जिसमें क्या होते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्या लिखोगे कि इसमें कुछ अन्योन क्रियाएं होती है जिसके कारण जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्षेत्र विशेष में होते हैं या कुछ क्षेत्र में होते हैं, लेकिन पूरे पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण कितना मिलता है 0। जैसे ही हम कोई चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो जो चुंबकीय आघूर्ण इस चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में है उसके क्षेत्रफल के मान में वृद्धि हो जाती है और बाकी के मान में क्या हो जाती है कमी। यहाँ से हमें क्या मिलते हैं आपके पास कुछ अस्थायी चुंबक प्राप्त होते हैं। अगर आपने एक परबल चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया तो ये सारे के सारे एक ही रेखा में आ जाएंगे जिसके कारण हमें स्थायी चुंबकत्व की क्या होती है बेटा प्राप्ति होती है। इसके बाद मैं एक वीडियो ऐड करूंगा जिसके अंदर इसको नोट्स में कैसे लिखना है। एक्चुअली में क्या है कि देखो बेटा थ्योरी को पढ़ने का कुछ अलग तरीका होता है। थ्योरी में जितना ज्यादा पढ़ो ना उतना अच्छा है। अब कई बच्चे कहते हैं नहीं सर आप तो पूरी बुक की लैंग्वेज ही पढ़ा रहे हो। भैया बुक से अच्छा कुछ नहीं होता, पहली बात तो ये, क्योंकि अगर कोई नोट्स बनाएगा कोई टीचर वो भी बुक्स में से बनाएगा आपके पास, बुक से बाहर तो नॉलेज आपको क्या देना। तो आपको जितनी थ्योरी कहीं से पढ़ने को मिले थ्योरी कंसेप्ट के लिए उतनी पढ़िए, क्योंकि जब आप 20 लाइन पढ़ोगे तो 10 तो आपके दिमाग में याद रहेगी और जो 10 याद रहेगी तो एग्जाम में कुछ तो लिख पाओगे। मान लो किसी टीचर ने किसी थ्योरी के बहुत शॉर्ट नोट्स बना दिए, उसने 20 लाइन को 5 लाइन में लिख दिया, लेकिन वो 5 ही 5 फिर आपको याद भी रहनी चाहिए, आप उसमें कुछ गायब नहीं कर सकते। और उसके अंदर क्या होगा कि वो 5 पॉइंट एक दूसरे लिंक नहीं कर रहे होंगे। हाँ वो 5 अच्छे पॉइंट जरूर होंगे बट लिंक नहीं कर रहे होंगे। और एक चीज बताता हूँ, हमारे दिमाग को वो बातें ज्यादा याद रहती है जो आपस में लिंक कर रही हो। तो इसलिए कहता हूँ थ्योरी को एक कहानी की तरह समझा करो। जैसे मैंने अभी समझ रखा है, मैं जैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसी लैंग्वेज में उसी लहजे में इसको समझो और उसी तरीके से अपनी भाषा में इसको लिखने की कोशिश करो। एक बार बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए बेटा हम पढ़ रहे हैं अब इसके बाद क्यूरी का नियम और क्यूरीता, एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। हमने पहले ही पढ़ा कि जो आपके पास प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, कौन से प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ये ताप पर निर्भर नहीं करते, ताप पर निर्भर नहीं करते। फिर हमने क्या पढ़ा कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ हैं, अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति जिसको हम लोग नीटा एम से दर्शाते हैं, तापमान के मान के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि नीटा एम व्युत्क्रमानुपाती किसके, तापमान के। ये हमें किसने बताया बेटा, क्यूरी ने बताया। समानुपाती का साइन हटाएंगे तो नीटा एम इक्वल टू बनेगा C/T। तो अभी तक हम दो पदार्थों के बारे में बात कर चुके हैं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ ताप पर निर्भर नहीं करता क्योंकि इसमें चुंबकीय गुण ही नहीं है, जबकि अनुचुंबकीय पदार्थ ताप पर निर्भर करते हैं और उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप के मान के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। अब जो तीसरा पदार्थ बचता है वो है बेटा लोहे चुंबकीय पदार्थ। अगर मैं लोहे चुंबकीय पदार्थों के बारे में बात करूं आपके पास, तो जो लोहे चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनमें क्यूरी वाइस का नियम चलता है, क्यूरी वाइस। अब देखो क्यूरी एक साइंटिस्ट है, वो चुंबकीय पदार्थों के ऊपर अध्ययन कर रहे थे, उन पर रिसर्च कर रहे थे और उनमें उनकी हेल्प कर रहे थे उनका एक स्टूडेंट था वाइस। तो जब क्यूरी वाइस इस लोहे चुंबकीय पदार्थ को पढ़ रहे थे या उनका अध्ययन कर रहे थे या उन पर रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जो लोहे चुंबकीय पदार्थ हैं वो उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति तापमान T के आपके पास सीधी सीधी व्युत्क्रमानुपाती नहीं होती, वो एक अन्य फैक्टर पर निर्भर करती है। वो फैक्टर ये था कि नीटा एम व्युत्क्रमानुपाती होगा T-TC के, और ये व्युत्क्रमानुपाती का साइन हटाऊंगा तो नीटा एम बन जाएगा C-T-TC, नीटा एम इक्वल टू C/T-TC। अब बात ये आती है सही TC क्या है, तो जो TC है वो बताया गया है बेटा क्या,
क्यूरी ताप। अब इस क्यूरी ताप की परिभाषा कई बार पूछ ली जाती है। देखो, क्यूरी ताप को परिभाषित करने से पहले एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा। जैसे कि आप बोर्ड का एग्जाम देते हो या किसी भी क्लास में एग्जाम देते हो, तो साल के अंत में आपका रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट में एक आती है आपके पास डिवीजन, कि आप फर्स्ट डिवीजन उत्तीर्ण हुए, सेकंड डिवीजन उत्तीर्ण हुए या थर्ड डिवीजन उत्तीर्ण हुए। तो उस डिवीजन को कैटेगराइज करने के लिए एक फिक्स अमाउंट फिक्स किया गया है कि अगर 60 के बराबर या 60 से बड़ा होगा तो उसको बोला जाएगा फर्स्ट डिवीजन। क्या बोला जाएगा? फर्स्ट। बट अगर 60 से एक भी कम है, 59.9 भी है, तो उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा बेटा? सेकंड डिवीजन की कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है। तो इसी तरीके से पदार्थों का भी वर्गीकरण किया गया, क्योंकि वास्तविकता में क्या था कि जो गुण अनुचुंबकीय पदार्थों में पाए जा रहे थे वही गुण लोहे चुंबकीय पदार्थों में भी है। यहाँ भी तापमान के व्युत्क्रमानुपाती है, यहाँ पे भी तापमान के क्या व्युत्क्रमानुपाती है। परंतु कैटेगराइज ऐसे किया गया कि इन्होंने बोला कि एक चुंबकीय गुण की वैल्यू मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए। चुंबकीय प्रवृत्ति का मान हमने मान लिया 80। बोले या तो 80 के बराबर या उससे बड़ा अगर किसी की चुंबकीय प्रवृत्ति है तो वो तो कहलाएंगे लोहे चुंबकीय पदार्थ। क्या कहलाएंगे? लोहे चुंबकीय पदार्थ। अब जरूरी नहीं कि वो चुंबकीय प्रवृत्ति के ऊपर ही उसको विभाजित करे, वो किसी भी गुण में विभाजित कर सकते हैं। मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं। बट अगर 80 से कम हो गया, 80 से क्या हो गया बेटा? कम, तो वो सब क्या बन जाएंगे बेटा? अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक है। अब क्या किया इन्होंने? लोहे चुंबकीय पदार्थ लिया। क्या लिया बेटा? लोहे चुंबकीय पदार्थ आपके पास लिया, और इसमें चुंबकीय प्रवृत्ति का गुण था 120। कितना था? 120। जब तापमान था आपका कितना? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया? तापमान को बढ़ाना स्टार्ट किया। तापमान को बढ़ाते बढ़ाते कर लिया 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको पता है कि तापमान बढ़ेगा तो चुंबकीय गुण कम होंगे। अभी चुंबकीय गुण 120 से कितने हो गए बेटा? 100 हो गए। फिर उन्होंने तापमान बढ़ा के कर दिया कितना बेटा आपके पास? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ही तापमान 30 किया तो चुंबकीय गुण हो गए बेटा 80, और उन्होंने तापमान बढ़ा के कर दिया कितना बेटा? 31 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ही 31 किया तो वह तापमान की वजह से इसका चुंबकीय गुण चला गया 79। और आपको पता है कि अगर चुंबकीय गुण 80 से कम हो गया तो वो कौन बन जाएगा? अनुचुंबकीय पदार्थ। अर्थात अब ये जो पदार्थ है वो लोहे चुंबकीय नहीं रहा, अब क्या बन गया? अनुचुंबकीय बन गया। ये अनुचुंबकीय पदार्थ कितने तापमान पे बढ़ा? 31 डिग्री सेंटीग्रेड के पे बना। तो इस तापमान को बोला जाएगा क्यूरी तापमान। क्या बोलेंगे बेटा? क्यूरी तापमान। अब क्यूरी तापमान की परिभाषा यह है, वह ताप का वह मान या वह तापमान जिसपे कोई पदार्थ लोहे चुंबकीय पदार्थ से अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाए, वह तापमान क्यूरी तापमान कहलाता है। परिभाषा बड़ी आसान है, ये जो एग्जांपल दिया वो परिभाषा में फिट होता है कि तापमान का वह मान, ये तापमान का कोई मान था जिसपे ये लोहे चुंबकीय पदार्थ क्या बन गया? अनुचुंबकीय पदार्थ बन गया। मतलब कि हमने बोला कि आपके पास जैसे डिवीजन वाला उदाहरण लिया था कि एक इतने नंबर आए कम से कम कि वो फर्स्ट डिवीजन से कितना आ जाए? सेकंड डिवीजन में आ जाए, तो उसको हम डिवीजन परिवर्तित बोल देंगे। या यहाँ क्या बोलेंगे? वह ताप जिसपे लोहे चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है, क्या कहलाता है बेटा? क्यूरी ताप कहलाता है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई डाउट रहता है आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस टॉपिक को नोट्स में कैसे लिखना है उसका मैं अभी वीडियो ऐड कर दूंगा लास्ट में, तो आप वहां से स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख सकते हैं बेटा। थैंक यू। आइए देखते हैं बेटा कि लोहे चुंबकीय पदार्थों को किस प्रकार से आपको बुक में लिखना है, कॉपी के अंदर सॉरी। तो लोहे चुंबकीय पदार्थ की परिभाषा मैंने ये दी थी, ऐसे पदार्थ जो असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर कम अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर शीघ्रता से विस्थापित होते हैं, अर्थात
चुंबकीय क्षेत्र में परबल आकर्षित होते हैं, लोहे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। के क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से क्या हो जाते हैं, चुंबकित हो जाते हैं। आयरन, कोबाल्ट, निकल, मैग्नेटाइट इत्यादि। अब हमें जो व्याख्या करनी है चुंबकत्व की व्याख्या, तो लोहे चुंबकत्व क्या है? लोहे चुंबकीय पदार्थों के परमाणुओं में भी पदार्थों की तरह स्थायी गुण होता है। यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निरस्त नहीं होता, प्रत्येक को हम लोग एम से दर्शा रहे थे। लोहे चुंबकत्व और अणु चुंबकत्व में केवल तीव्रता का क्या होता है बेटा, अंतर होता है। लोहे चुंबकीय पदार्थों के परमाणुओं में कुछ ऐसी जटिल अन्योन क्रियाएं होती है। ये जो पदार्थ होते हैं इनके अंदर कुछ ऐसी अन्योन क्रियाएं होती है जिसको बारे में हमें नहीं जानना, जिसके कारण, इन क्रियाओं के कारण पदार्थ के भीतर परमाणुओं की असंख्य अतिसूक्ष्म आकार के प्रभावी क्षेत्र, जबकि इसके अंदर क्षेत्र विशेष बन जाते हैं, अर्थात प्रभावी क्षेत्र बन जाते हैं आपके पास, जिन्हें क्या बोला जाता है बेटा, डोमेन कहते हैं। अब प्रत्येक डोमेन का एक चुंबकन होता है, मतलब एक फिक्स चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, एक फिक्स अमाउंट ऑफ एम की वैल्यू उसकी होगी। डोमेन का आकार 1 मिलीमीटर है और एक डोमेन में लगभग 10 से 11 परमाणु होते हैं। ये संख्या याद रहे तो भी अच्छा है, नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या याद रखना है कि जो क्षेत्र विशेष बनेगा या प्रभावी क्षेत्र बनेगा उसका आकार 1 मिलीमीटर का होगा, जबकि उसमें कितने परमाणु होंगे, लगभग 10 से 11 परमाणु होंगे। अब एक डोमेन दूसरे डोमेन के चुंबकन यादृच्छिक रूप से बदलता है, मतलब अपनी इच्छा अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे कि ये एक आपके पास पदार्थ दिया गया है, इसमें एक प्रभावी क्षेत्र है, ये दूसरा प्रभावी क्षेत्र, ये तीसरा और ये चौथा, और ये सारे के सारे प्रभावी क्षेत्र के अंदर डोमेन की दिशा यादृच्छिक है, अपने अनुसार कैसे भी हो सकती है। अतः विभिन्न डोमेन अनियमित रूप से इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनका प्रत्येक दिशा का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। जितना चुंबकीय आघूर्ण इसका होगा उतना ही इसका होगा। ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, तो कुल चुंबकीय आघूर्ण कितना प्राप्त हो जाएगा बेटा, 0 आपके पास होगा। ये चित्र 8.23 ए में दर्शाया गया आपको। इसी कारण लोहे का टुकड़ा चुंबक के प्रति व्यवहार नहीं करता प्रारंभ में। उसके बाद क्या बोला है, जब लोहे चुंबकीय पदार्थ को बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो पदार्थ के परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होते। अब जैसे कि क्या किया बेटा, इसको इस बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, तो जो इस दिशा में था, जैसे ये वाला जो क्षेत्र विशेष है या प्रभावी क्षेत्र है, ये बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में था, तो इसकी दिशा के मान में तो क्या हो गई, वृद्धि, और बाकी 3 के क्षेत्र के मान में क्या हो जाती है बेटा, कमी हो जाती है। तो पदार्थ का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण दुर्बल हो हैं, वे आकार में बढ़ जाते हैं और बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के प्रतिकूल अभिविन्यास डोमेन के आकार में घट जाते हैं। जो विपरीत होते हैं उनका आकार घट जाएगा, जो समान दिशा में होगा उनका आकार बढ़ जाएगा। बाहरी चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर डोमेन अपनी पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। यदि अभी इस समय इस बी को हटा देंगे तो ये वापिस इस सामान्य अवस्था को प्राप्त कर लेगा, मतलब कि रिवर्स प्रोसेस भी इसके अंदर होता है आपके पास। अतः चुंबकन की क्रिया उत्क्रमणीय होती है, मतलब आगे और पीछे, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों होती है। परंतु जब बाहरी चुंबकीय क्षेत्र कैसा हो, प्रबल हो, तो डोमेन संरक्षित होने का प्रयास करते हैं, जिससे चुंबकीय आघूर्ण के मान में वृद्धि होती है। इस स्थिति में अगर सारे के सारे एक हो गए बेटा, एक दिशा में आ गए, तो इनमें चुंबकीय आघूर्ण का मान बढ़ जाएगा और चुंबकन की क्रिया अनुत्क्रमणीय हो जाएगी, मतलब अब वापस वो अपनी पुनः स्थिति में नहीं आ पाएगा। यहाँ तो आ सकता था लेकिन अब नहीं आ सकता, अर्थात बाहरी चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी डोमेन पूर्व स्थिति में नहीं लौटते, जबकि इसमें कुछ चुंबकत्व शेष रह जाता है आपके पास। तो ये देखो, ये सारे के सारे एक दिशा में आ गए। अब अगर इस बी को हटा भी लिया जाए तो भी ये वापस इस पुनः स्थिति में नहीं आ सकता, अर्थात अब ये आपके पास क्या बन गया बेटा, एक फिक्स चुंबक या एक परमानेंट चुंबक प्राप्त हो गया।